नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेट पॉसिबल प्रेजेंट द करंट अफेयर शो में। आज के इस शो में हम चर्चा करेंगे दिसंबर 8 के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए देखते हैं दिसंबर 8 को देश, दुनिया और प्रदेश में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक अनुरोध कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको यथासमय हमारी वीडियोज़ मिलती रहें, और वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी ये पहल पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज हमारी चर्चा के बिंदु कौन से हैं। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन की आपातकालीन स्वीकृति के लिए हाल ही में आवेदन किया है भारत सरकार के पास। इसके बाद हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया को 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। इसके बाद अगली खबर होगी हमारी, केंद्र सरकार ने बिहार और उत्तर प्रदेश में 2 नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की है। इसके बाद हम देखेंगे वाराणसी दिल्ली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सर्वेक्षण के लिए लिडार तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, देखेंगे लिडार तकनीक क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुशील कुमार मोदी जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, उन्हें हाल ही में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया, देखेंगे किस तरीके से इम्पोर्टेंट है ये खबर हमारे लिए। फिर अगली खबर हम देखेंगे ICAR को साल 2020 के राजा भूमबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो देखेंगे किस तरीके से इम्पोर्टेंट है खबर हमारे लिए। फिर अगली खबर होगी, हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखक मधुकर गंगाधर का निधन हो गया है, के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO नियुक्त किया गया है, देखेंगे किस तरीके से इंपॉर्टेंट है खबर हमारे लिए। और अंत में हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर ऑफ द डे। चलिए आगे बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। भाई पहली खबर क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन की आपातकालीन स्वीकृति के लिए आवेदन किया है। किसने आवेदन किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, किस चीज़ के लिए आवेदन किया है? आपातकालीन स्वीकृति के लिए, कि अपनी जो इनकी वैक्सीन है कोविशील्ड, इसको ये आपातकालीन स्थिति में इनका उपयोग किया जा सके, जिससे कि जो हॉस्पिटल्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर पे उन इस वैक्सीन का उपयोग किया जा सके। तो देख लेते हैं कुछ बातें इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है, सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। ठीक है, इसने कौन सी वैक्सीन बनाई है? इसने वैक्सीन बनाई है कोविशील्ड। ठीक है, इसने आवेदन कहाँ पे किया है? इसने आवेदन किया है भारतीय औषधि महानियंत्रक, ठीक है, जिसको बोलते हैं DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास में। ठीक है, अब देखते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है दूसरी कंपनी बन गई ऐसा करने वाली। इसके पहले जो फाइजर अमेरिकन कंपनी है, इसने आवेदन किया था इसी चीज़ के लिए कि इसकी जो वैक्सीन है इसको मंजूरी दी जाए। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे फाइजर ने जिस वैक्सीन को डेवलप किया है उस वैक्सीन का क्या नाम है। ठीक है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसने स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ में कोलैबोरेशन किया है वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए, और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलके इस वैक्सीन को बनाने के कार्य पे लगी हुई है। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बातें। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में इसके CEO आधार पूनावाला हैं। ठीक, देखिए मेंशन है यहाँ पे, आधार पूनावाला CEO है, ये देखिए इनका चित्र बना हुआ है। आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं। अब कुछ बातें भारतीय औषध महानियंत्रक के बारे में। यह जो है औषध मानक नियंत्रण संगठन के तहत एक विभाग है। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? VG सोमानी इस संगठन के प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर हमारी क्या है, इन्वेस्ट इंडिया को 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है? इन्वेस्ट इंडिया को। किस चीज का? संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। किसने घोषित किया है? तो आंगटाड एक संस्था है यूनाइटेड नेशन की, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। देखिए इसका हिंदी में नाम है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसने घोषित किया है विजेता किसको? इन्वेस्ट इंडिया को। किस चीज का? संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार का। ठीक है, तो ये पुरस्कार कहाँ पे दिया जाएगा? ये पुरस्कार जिनेवा में दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ मेंशन है जिनेवा में आंगटाड के मुख्यालय में प्रस्तुत किया गया। क्यों दिया गया इसको यह पुरस्कार? तो यह पुरस्कार निवेश प्रोत्साहन एजेंसी IPA की उत्कृष्ट उपलब्धियों, सर्वोत्तम प्रथाओं को पहचानने और मनाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। तो मतलब है कि इन्वेस्ट इंडिया ने अलग अलग तरीकों से अपने देश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया है, बढ़ावा देने के लिए कोशिशें की है, और यह कोशिशें इतनी अच्छी थी जिसके लिए उसको पुरस्कार मिला है ये। ठीक है, तो अब थोड़ा बहुत आंगटाड के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या है? यह एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है जिसका स्थापना कब हुआ था? 1964 में हुआ था।
वर्तमान में महासचिव कौन है? तो मुखीसा किच्यू इसके महासचिव हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इन्वेस्ट इंडिया के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इन्वेस्ट इंडिया क्या है? भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। इसका काम है भारत में निवेश को बढ़ाना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में लेके आना, चाहे विदेशों से हो चाहे देश के जो लोग हैं उनसे इन्वेस्टमेंट लेना, किसी तरीके से देश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना जिससे कि देश की उन्नति हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इसे कब बनाया गया था? इसे 2009 में एक गैर लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। कब? 2009 में। वर्तमान में इसके सीईओ एमडी कौन है? दीपक बागला इसके वर्तमान में सीईओ और एमडी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर क्या है? केंद्र सरकार ने बिहार और उत्तर प्रदेश में 2 नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की है, ठीक है। किस चीज के लिए मान्यता प्रदान की है? इनके 2 चिड़ियाघर जो हैं इनको वैश्विक मानकों के हिसाब से डेवलप किया जाएगा, ठीक है। पहला चिड़ियाघर कौन सा है? नालंदा बिहार का राजगीर चिड़ियाघर है। दूसरा गोरखपुर का चिड़ियाघर है जिसका नाम है शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान। तो आप ये नाम याद कर लीजिए, ये परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकता है कि गोरखपुर के चिड़ियाघर का क्या नाम है, किसके नाम पे रखा गया उसका नाम? तो शहीद अशफाकुल्ला खां जी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। एक और फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि आंध्र प्रदेश में स्थित श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान एशिया का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। मतलब श्री वेंकटेश्वर जू जो है एशिया का सबसे बड़ा जू है। जब एशिया का सबसे बड़ा जू है तो भारत का सबसे बड़ा जू भी वही है, ठीक है। अब कुछ बातें राजगीर चिड़ियाघर सफारी के बारे में। तो यह कहाँ स्थित है? यह नालंदा जिले में स्थित है। यहाँ पे क्या है? ये विशेष रूप से सफारी बाड़ों के लिए स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला कौन जू था? अगला जू था हमारा शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान जो कि गोरखपुर में है, ठीक। यहाँ पे कई प्रकार के पक्षियों, शाकाहारी, मांसाहारी जानवरों का घर होगा, ठीक है। अब केंद्रीय इसको किसने घोषित किया? तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो है इसने ये सब कुछ घोषित किया है, ठीक है, इन दोनों को। यह क्या है? यह पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। तो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ सकता है कि संवैधानिक निकाय है संवैधानिक, तो आप संवैधानिक याद रखेंगे, ठीक है। इसकी स्थापना कैसे हुई थी? इसका गठन कैसे हुआ था? तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1992 में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है कि NHSRCL ने क्या किया है? दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जमीनी सर्वेक्षण के लिए लिडार तकनीक के उपयोग को मान्यता दी है, ठीक है, कि अब लिडार तकनीक का उपयोग करके इस कॉरिडोर के जमीनी सर्वेक्षण किया जाएगा, ठीक है। किस रूट के लिए इन्होंने मान्यता प्रदान की है? तो दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है उसके लिए इन्होंने ये मान्यता प्रदान की है। इसके पहले इन्होंने जो मुंबई अहमदाबाद का हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, इसको बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर बोला जा रहा है, उसके लिए भी इस तकनीक का प्रयोग किया गया था, ठीक है। इस तकनीक का फायदा ये होता है कि हमें कम समय में उच्च मानक के अनुसार सर्वेक्षण प्राप्त होता है, ठीक है, इसलिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल सटीक सर्वेक्षण डाटा देती है हमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि यह तकनीक परियोजना के लिए सटीक सर्वेक्षण डेटा प्रदान करने के लिए लेजर डेटा, जीपीएस डेटा, उड़ान मापदंडों और वास्तविक तस्वीरों का उपयोग करती है, ठीक। तो आपका जो दिल्ली वाराणसी प्रस्तावित कॉरिडोर है, इसकी लंबाई कुल कितनी है? इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली वाराणसी के बीच में जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनना है उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, ठीक। अब लिडार तकनीक के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। तो लिडार तकनीक का पूरा नाम क्या है? LI का मतलब है लाइट, D डिटेक्शन, A एंड और R का रेंजिंग, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका पूरा नाम है। यह क्यों प्रयोग की जाती है? दूरी मापने के लिए प्रकाश का उपयोग करती है, ठीक है। यह एक रिमोट सेंसिंग तकनीक है जिसका उपयोग किसी विशेष क्षेत्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। इस तकनीक का आजकल उपयोग जो है ड्राइवरलेस कारें जो बन रही हैं उनमें भी किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर है सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। सुशील कुमार मोदी कौन है? बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। इन्हें हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा है, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ बातें आपको बता दी मैंने कि जैसे कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? बिहार राज्य के, ठीक। अभी हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने गए हैं। तो अब बिहार में जब बात आई है राज्यसभा के बारे में तो वहाँ की सीटें जान लेते हैं कितनी है। बिहार में कुल 16 राज्यसभा सीटें और 40 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है। 16 राज्यसभा और 40 लोकसभा। अक्सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको ये बात ख्याल में रखनी है, ठीक है। हाल ही में एक और खबर थी, बिहार के जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जब उन्होंने हाल ही में चुनाव जीता तो 7वीं बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली इन्होंने।
एक लंबा टेन्योर है और बिहार राज्य के लिए रिकॉर्ड है लगातार 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने का। ठीक है, इसके बाद क्या और खबर है हमारे पास, राज्यसभा के बारे में देखते हैं। राज्यसभा क्या होती है, राज्यों की परिषद कहते हैं इसे। ठीक है, यह संसद का ऊपरी सदन है, अपर हाउस बोलते हैं इसे। इसमें जो भी सदस्य चुन के जाता है उसकी सदस्यता की अवधि 6 वर्ष रहती है। ठीक है, और हर दूसरे वर्ष 1/3 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से इसके अलावा इसके बारे में मेंशन कहाँ किया गया है हमारे संविधान में, तो संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें होंगी। ठीक है, जिनमें से 12 सीटें राष्ट्रपति नामित करेंगे और 238 सीटें क्या होंगी, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से ली जाएंगी। ठीक है, तो संघ शासित प्रदेशों में से 2 ही ऐसे प्रदेश हैं जहां पर राज्यसभा सदस्य होते हैं, एक पहला दिल्ली, दूसरा पुदुचेरी। ठीक है, और इसके बारे में किस अनुसूची में मेंशन किया गया है राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा के बारे में देखिए मेंशन है, राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीटों का आवंटन 4थी सूची के अनुरूप किया गया है। ठीक है, 4थी सूची में इस बारे में बताया गया है। ठीक है, ये देखिए, इसके बाद जो राज्यसभा होती है वहाँ का जो सभापति होता है कौन होता है, वहाँ हमारे जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष या सभापति होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर क्या है हमारी, ICAR को साल 2020 के राजा भूमबोल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भैया। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था विश्व मृदा दिवस के बारे में 5 तारीख की करंट अफेयर में। आज फिर देख लेते थोड़ा और कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको ICAR शॉर्ट में बोलते हैं, उसको क्या हुआ है, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमबोल विश्व मृदा पुरस्कार 2020 मिला है। यह पुरस्कार किसने दिया है, यह पुरस्कार खाद्य और कृषि संगठन जैसे FAO बोलते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने दिया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। उस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2018 से, देखिए यहाँ मेंशन है। ठीक है, और क्यों दिया गया है पुरस्कार, तो 2019 में जो विश्व मृदा दिवस था उस समारोह के बाद से वहाँ ICAR ने स्वस्थ मृदा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया। ठीक है, और एक इन्होंने अपनी तरफ से एक कह लीजिए आंदोलन तरीके से चलाया कि स्टॉप सॉइल इरोजन सेव अवर फ्यूचर, कि मिट्टी के कटाव को रोको और हमारा भविष्य बचाओ। जब मिट्टी का कटाव होगा तो वहाँ पे पेड़ पौधे कभी भी नहीं उग पाएंगे। ठीक है, इसलिए मिट्टी के कटाव को रोकना चाहिए। मिट्टी के कटाव रोकने से बहुत सारे फायदे होते हैं, इन फायदों के बारे में हम GS के सेक्शन में जानेंगे। ठीक, तो यह पुरस्कार जो है थाईलैंड की जो सरकार है उसके द्वारा प्रायोजित किया गया था। ठीक, तो कुछ बातें हम FAO खाद्य और कृषि संगठन के बारे में जान लेते हैं। तो वर्तमान में संगठन के प्रमुख हैं क्यू डोंग्यू। ठीक है, कौन है, क्यू डोंग्यू। इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम, इटली। ठीक है, इटली की राजधानी रोम में इसका मुख्यालय। उसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 को हुई थी। ठीक, और इसके अलावा ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज बॉडी है। देखिए इसलिए देखो पूरा नाम इसका क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगली खबर क्या है कि प्रसिद्ध हिंदी लेखक मधुकर गंगाधर का हाल ही में निधन हो गया। ठीक, तो मधुकर गंगाधर जो कि 88 वर्ष के थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। ये किस लिए प्रसिद्ध है, अपनी कौन कौन सी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध थे, तो ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, मोतियों वाले हाथ, हिरण की आंखें, उत्तर कथा। ये इनकी लिखी कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं जिनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि हिंदी के सेक्शन में आप जानते हैं लेखक उनकी कृतियों के बारे में सुपर टेट में पूछता है और टेट में भी पूछता है। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि मोतियों वाले हाथ, हिरण की आंखें, उत्तर कथा आज किसकी रचनाएं हैं, तो ये सभी रचनाएं मधुकर गंगाधर जी की हैं। ये इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया और इनका संबंध बिहार राज्य से था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर तरफ। अगली खबर है अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO नियुक्त किया गया। ठीक, कब नियुक्त किया गया, 7 दिसंबर को भारतीय मूल के प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का पहला कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया अर्थात CEO नियुक्त किया गया। ठीक, वह कब से अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, तो बात 1 जनवरी 2021 से अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। और तुम आपका जो WHO फाउंडेशन है इसकी स्थापना मई 2020 में हुई थी स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, जिससे कि स्वास्थ्य संबंधी जो चुनौतियां हैं उनको समय से हल किया जा सके। और ये संस्था किसके साथ, WHO के साथ मिलकर काम करेगी। और WHO के बारे में कुछ बातें, तो WHO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जब WHO मुख्यालय वहाँ पे है तो WHO फाउंडेशन का भी मुख्यालय वहीं होगा। ठीक है, चलिए अंत में देख लेते हैं वन लाइनर ऑफ द डे कौन कौन सी वन लाइनर इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली खबर, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पहली स्वदेशी वैक्सीन है जिसने आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी के लिए आवेदन किया है। ठीक है,
तो अब तक किन किन कंपनियों के वैक्सीन ने आवेदन किया? सबसे पहले फाइजर ने किया था, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे किसने किया? कोविशील्ड, जो सीरम इंस्टीट्यूट वाले की थी। नंबर 3 किसने किया? नंबर 3 हमारी कोवैक्सीन, जो भारत की कंपनी बना रही है, भारत बायोटेक ICMR के साथ मिलकर, ठीक है। यह पूर्णतया स्वदेशी वैक्सीन है, इसका डेवलपमेंट और प्रोडक्शन सब कुछ इंडिया में होगा, जबकि बाकी जो वैक्सीन है उनका डेवलपमेंट कहीं और हुआ, सिर्फ प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, ठीक है। दूसरी खबर क्या है कि पत्रकार लेखक राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया? राजकमल झा को। कौन सा पुरस्कार? रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार, ठीक। अगली खबर तरफ देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया अभी हाल ही में, और ऐसा प्रमाण पत्र पाने वाला हुआ देश का पहला राज्य बन गया है। तो कहाँ, किस राज्य को दिया गया? अरुणाचल प्रदेश के राज्य को। किस चीज के लिए? कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र दिया गया, ठीक। ये खबर हमें ध्यान में रखनी है। अगली खबर क्या है कि 8 दिसंबर को क्या मनाया जाता है हर वर्ष? 8 दिसंबर को भारतीय नौसेना सबमरीन डे यानी पनडुब्बी दिवस मनाती है। तो अगर एग्जाम में आता है कि पनडुब्बी दिवस या सबमरीन डे किस दिन मनाया जाता है, तो हमें ध्यान में रखना है कि 8 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर अगली खबर आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि चीन ने अपना जो है एक चंद्रमा का मिशन भेजा था जिसका नाम था चांग 5, ठीक है। चांग 5 मिशन के द्वारा उसने क्या किया है? चंद्रमा पे अपना देश का झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। देखिए मेंशन है, चीन चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बना। इसके पहले यह उपलब्धि किसके पास थी? यह उपलब्धि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद, जिसने 1969 में अपोलो मिशन के थ्रू ये किया था, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहां गए थे, ठीक है। तो चलिए आज की खबरें थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, हमारे वीडियोज़ को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे यथासमय आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।